जैसा कि थंबनेल को देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज कौन सी क्लास चलने वाली है। कल ज्योग्राफी का पार्ट 1 वाला क्लास था, आज पार्ट 2 वाले क्लास है आज भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में आज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 वाला वीडियो है आपका। कौन सा? पार्ट 2 वाला। पार्ट 1 में जो पढ़ाई हुई थी, अब अगला क्लास आपका पार्ट 2 वाले चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पार्ट 2 में आपके सबसे पहले आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे। सर, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? जल संसाधन के बारे में हम आज लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो देखो। विश्व के कुल जल का 97.5% महासागरीय खारा, लवणीय जल मात्र 2.5%, जल ही मृदा, मीठा, अल्वनीय जल है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखो, बोला गया है कि जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। विश्व का कुल जल का 97.5%, 97.5% महासागरीय खारा जल। ठीक है, और उसके बाद 2.5% जल ही मृदी, मीठा, अल्वनीय जल है, मतलब कि पीने लायक जल है। 2.5%, मतलब कि सर 97.5% पानी जो है आपका वो क्या है? खारा है, लवणीय है, मतलब पीने लायक नहीं, समुद्री पानी है। ठीक है, और 2.5% ही पानी आपका है क्या? उपयोगी है, जिसमें कि तुम लोग पी सकते हो। अब तो हम लोग यंत्र बना लिए हैं, मशीन वगैरह बना लिए, फिल्टर बना लिए, जिसके थ्रू खराब पानी को भी पीने लायक हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, खराब पानी को भी हम लोग पीने लायक बना लेते हैं। हल्ला मत करो, चुपचाप रहो। खराब पानी को क्या करते हैं? पीने लायक बना लेते हैं। ठीक है, चलो अगला ग्रह चलते हैं। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया है नीला ग्रह? क्योंकि इसमें पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है? अधिक है। जल की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? नीला ग्रह। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। देखिएगा, अब चलते हैं माइंड मैप के थ्रू कि जल संसाधन क्या है। माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, देखो, पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल क्या होता है? जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया इत्यादि, ये भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत। मतलब कि भू मतलब भूमि, पृष्ठ मतलब सतह, जो सतह पर रहता है। तो तालाब है सर, नदी, नदी में पानी क्या होता है? धरती के नीचे रहता है। कि एक तालाब बना दिए, इसमें देखो नदी बह रही है, इसमें पानी का प्रवाह हो रहा है, बहता जा रहा है। मान लो एक तालाब है, इधर में देख लेते, इसमें पानी को संगार नहीं रह गया। एक झील है, मान लो पानी गिर रहा था, गिरते हैं। हाँ या ना? अरे यस या नो बोलो भैया। यस सर। चलिए आगे देखते हैं आपकी। ये भूपृष्ठीय झील हो गया। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। भूमिगत झील, भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब क्या होता है? धरती के नीचे पाने वाला। भूमिगत यानी धरती के नीचे पाने जाने वाला, वो क्या हो जाएंगे? आपके भूमिगत जल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके भूमिगत जल हो जाएंगे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। सॉरी, जल के विविध उपयोग मतलब ये मतलब कि बहुत प्रकार के जो उपयोग है उसे हम क्या कहेंगे सर? जल के जो विविध उपयोग हैं उसे हम क्या कहेंगे? सॉरी, जल की विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है।
बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। कौन सी घाटी परियोजना कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। मतलब बोला कि बहुउद्देशीय जो है ना सर आपके, बहुउद्देशीय परियोजना जो है सर आपके, वो मुख्य, उसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, उसका मतलब कहने का मतलब क्या, पहला बात देखो, उसके उस पर सिंचाई निर्भर है, विद्युत यानी जो बिजली बनाता है वो निर्भर है। ऐसा तो बिजली पानी से भी बनता है, हाँ बनता है, ठीक है। पानी क्या करता है, वाष्पन क्रिया के कारण टरबाइन को घुमाता है, या फिर हाई लेवल प्रेशर के कारण टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के बाद क्या करता है, विद्युत बनाता है, ठीक है। उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन, ये सब जो पीने योग्य पानी है, घूमने लोग घूमने जा रहा है तो उसको उस सब के लिए चाहिए, पर्यटन वाला पानी वगैरह, मछली पाल रहे हैं तो उसके लिए पानी चाहिए। ये सब को बढ़ावा कौन देता है? बहुउद्देशीय परियोजना देता है। कौन देता है सर? बहुउद्देशीय परियोजना देता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या बोला, बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नदियां पर बनाने गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा है, आधुनिक मतलब कि आने वाले जो अभी है, अभी मतलब कि अब हमारे जो भारत की अगर मंदिर किसी को कहा जाएगा ना, जैसे किसी, तो बांध को कहा जाएगा। सर वो कैसे? देखो, बांध एक ऐसा है जिसके, देखो, बहुउद्देशीय परियोजना के नदी में बनाने के लिए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था ना, वो बांध को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सर ये सब बात वो क्यों कहे होंगे? सोचने वाली बात है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा दिया गया, क्यों कहा गया है बांध को? सोचने वाली बात है या ना? देखो, इसलिए मंदिर कहा गया है क्योंकि जितने भी किसान वगैरह हैं सब किस पर निर्भर है? एक तो उस पे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा पर, प्राकृतिक पे, ठीक। अगर वो ना हो तो मानव निर्मित, जैसे मानव निर्मित क्या है, बांध वगैरह। अच्छा, बांध एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो कि बाढ़ को भी रोक देता है, और बांध के थ्रू हम पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। मान लो कि हमारे गांव में बाढ़ आ रही है, अगर हमारे गांव के चारों तरफ अगर बांध है तो गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर बांध नहीं रहती तो गांव को नुकसान पहुंचा देता, हाँ या ना? इसलिए बांध को क्या कहा गया था? मंदिर कहा था। कौन? आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहा था बांध को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी याद रखना, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं जल संकट की तरफ। किसके तरफ? जल संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल की अति दोहन और आर्सेनिक तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि आई है। देखो, बाढ़, बिहार की कहानी बताएं सर। बिहार में तो जल की मात्रा कम है, कौन सा भूमिगत जल कम लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ बताए थे वो बोला भूपृष्ठीय जल ने अधिक है, भूमिगत जल ने कम है। अब कई कई हिस्से में है। अब भूपृष्ठ मतलब कि सर ऊपर में, झील में, तालाब में, पोखर में, इस तरीके इस समय पानी बहुत ज्यादा है। कैसे होता है? ये सब बाढ़ से होता है। इस समय ना पानी बाढ़ से आके स्टोर हो चुका है, हाँ या ना? बिहार में देखना अधिकांश डैम ने भरले रहता है, न को तो नेपाल का डैम तो भरले रहेगा, वो बिहार को तबाह करने के लिए। किसका डैम? नेपाल का डैम। किसको तबाह करने के लिए? बिहार को। कौन चीज से? भूपृष्ठीय जल से। कौन चीज से? भूपृष्ठीय जल से। भूपृष्ठीय जल मतलब क्या हो जाता है? नदी, झील, तालाब, ठीक है। आपका ये भी हो जाएगा भूपृष्ठीय जल में, ये क्या नाम है, डैम वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे किसी को नहीं। आगे बढ़े। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में समझिएगा। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? तो जल की उपलब्धता बनाए रखना सबसे पहला है। जल को प्रदूषित होने से बचाना दूसरा है। तीसरा, प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना।
मतलब क्या बोला इसका मतलब समझे नहीं सर, फिर से समझ आ जाते हैं आपको। जल की उपलब्धता बनाए रखना, मतलब कि जल जितना उपयोगी है उसको अच्छे तरीके से उपयोगी रूप में लेना। दूसरा, जल को प्रदूषण होने से बचाना, मतलब कि जल को प्रदूषित होने से बचाना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक बाल्टी हमारे पानी की आवश्यकता है पीने को, तो एक बाल्टी ले आए पानी पीने को, तो एक गिलास लेके पी लिए, फिर उसको ऐसे ही रहने छोड़ दिए, उसको क्या किए ऐसे ही रहने छोड़ दिए, तो उससे क्या ही होंगे, वीडियो लगता आ गया यूट्यूब पे, उससे क्या होंगे, जल में गंदगी पड़ जाएगी, जिससे कि पीने लायक वो चीजें नहीं बचेगी और वो प्रदूषित हो जाएगी। ठीक, जैसे घर में ना तो मम्मी दादी चाचा पापा कोई भी रहते हैं तो पानी को ढक के रखते हैं, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसको हम यूज कर सके। अगर ऐसे ही खुला छोड़ दो मम्मी बोलेगी मत पियो क्योंकि छिपकली गिर गया होगा या फिर कचरा पड़ गया होगा, मतलब वो प्रदूषित हो गया जल, हाँ या ना। तीसरा, प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना। अब मान लो कि सर अब जल की मात्रा कम रहेगा तो की करेंगे, जल खराब हो गया तो उसको फिर से शुद्ध कर लो, तो कैसे होगा सर, तो कपड़ा से छाक लो। अगर मान लो ऊपर से पूरा गंदगी पड़ गया, उसको क्या करोगे, कपड़ा से छाक लोगे, सूती वाला कपड़ा से, तो कचरा ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। या फिर सर इसको आरओ में दे दो, फिल्टर में दे दो, फिल्टर की करेगा, इसको पूरा गंदगी को बाहर निकाल देगा, पीने लायक पानी आपको नहीं मिलेगा, हाँ या नहीं। चलो ठीक है, अगला देखिए सर, जल संभव प्रबंधन क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। जल प्रवाह या जल जमाव का उदाहरण कृषि, वानिका जल, कृषि इत्यादि में उपयोग जल संभार प्रबंधन कहलाता है। मतलब जल प्रवाह या जल जमाव, मतलब कि जल प्रवाह हो रहा, बह रहा है या फिर वहीं जाके जम गया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जल संभर प्रबंधन, क्या कहलाएगा, जल संभर प्रबंधन। ठीक है, कोई दिक्कत। बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके बारे में समझिएगा। सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। कोसी के नाम लेते साथ समझ आ गया कि तबाही, हाँ या ना। कोसी के नाम लेके क्या आ रहा दिमाग में, तबाही। सोन परियोजना क्या है उसके बारे में समझिएगा। प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधे में 65 से 99% तक का जल अंश विद्यमान होता है। प्राणी के शरीर में कितना परसेंट जल, प्राणी के शरीर में कितना परसेंट होता है, 65, पौधे के 65 से 99, तथा जल का ये क्या होता है, अंश विद्यमान होता है, इस सबके शरीर। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। एक राज्य से दो राज्यों से, मान लो जल विवाद कैसे होगा, नेपाल जल को रखा, अपने खूब यूज किया, और उसके फिर अगर नेपाल में बाढ़ आ गया तो क्या करेगा, खोल देगा। अभी मान लो हमारे यहाँ अकाल चल रहा है, एग्जाम्पल में नदी हमारे खेतों में पानी नहीं था, अभी बोलेंगे नेपाल को पानी खोल दीजिए, थोड़ा खेत में लेंगे, नहीं खोलेगा क्योंकि उसका भी खेत अकाल होगा, तो भी बोलेगा ना हम अपने पटाएंगे, तो अपना कर लेगा यूज में। उसके बाद क्या होगा सर, जब देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा पानी आया, नेपाल में देगा वापस फाटक खोल, काहे को डैम तोड़ेगा अपना, काहे को अपना देश को तबाह करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा, देगा डैम में खोल, जो पूरा बिहार गया तबाह। यानी बिहार को तबाह नदी अगर बाढ़ वगैरह करता है तो सबसे ज्यादा कौन करता है, नेपाल। यानी कोसी नदी ही बिहार को तबाह करता है। यानी बिहार कोसी नदी क्या है, बिहार का शौक नदी किसको कहा गया है, कोसी नदी। उसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, हमेशा इतने रहता है। चलो अगला चीज समझिएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित और सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है ना, नर्मदा नदी पर कौन बांध है, सरदार सरोवर बांध। कौन बांध, सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ है सर, नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये बांध नर्मदा नदी पे है। अति सिंचन यानी जो सिंचता है से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा अगर सिंचेगा ना तो जल का क्रांति का क्या होगा, प्रक्रिया ये समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वन एवं वन प्राणी संसाधन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। वन एवं वन प्राणी संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो पहला तो अगर हम समझेंगे तो प्राकृतिक वन के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक वन क्या है, देखो
किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। वन यानी जंगल। जंगल किसको कहते हैं भाई? हम लोग गांव देहात के जंगली इलाका के व्यक्ति हैं, तो हम लोग को पता है भूभाग प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे, मतलब जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहे, बहुत ज्यादा झाड़ियां उड़ियां रहे, उसके जो समूह है, समूह यानी ग्रुप मतलब कि बहुत जगह बहुत चीज होता है। ग्रुप मतलब कि एक से ज्यादा। अब जंगल में एक गाछ रहता है, करोड़ों लाखों गाछ रहता है, तो सब मिलके क्या बनाता है? वन बना देता है, यानी जंगल बना। कोई दिक्कत नहीं। भारत में मतलब 2001 में लगभग 19.27 भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार। भारत में 19.27 पर खाली वन विस्तार था, मतलब कि 19% पर खाली गाछे लगल था, जंगली इलाका था 19%। 2001 की बात है ये। लेकिन अगला देखो सर, बिहार उसमें से 19.27% में ने बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% ही भाग वन पर है। बिहार में जितना प्रतिशत है उसमें 7.1% क्या है? भाग वन है। 7.1% वन ही भाग है हमारे बिहार के भौगोलिक कुल क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं वन के प्रकार की तरफ। किसके प्रकार की तरफ? वन के प्रकार की तरफ। ठीक है, वन के प्रकार होते हैं आरक्षित यानी सुरक्षित वन, रक्षित यानी संरक्षित वन, वर्गीकृत वन। इस तरीके से तीन वन। ऐसा आरक्षित यानी सुरक्षित वन कौन होता है? पशुचारण, खेती करना वर्जित है। सुरक्षित वन में पशुचारण और खेती करना क्या है? वर्जित है। मतलब कि मान लो अगर सुरक्षित वन रखना है तो गाय भैंस को ऐसे छोड़ देंगे, छोटा छोटा पेड़ पौधे झाड़ियां हैं जाके कुल खा गया तो गाछ बढ़ेगा नहीं, इसीलिए इसको करना वर्जित है। वर्जित मतलब कि मना ना। तो रोड के किनारे गाछ लगता है, गाय खोल देता है, गाछे खा जाता है, कायल गाछ होगा। वही चीज वहां है कि सुरक्षित वन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? चारण आपका बंद करना पड़ेगा। रक्षित यानी संरक्षित वन करना है तो लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं। मतलब कि नहीं देखता है, सुबह उठा जंगल गया, एक बना पूरा गांव में जाता है, हर एक का बोझा लेकर आता है, हर एक घर से लगभग 2 आदमी जाता है। ये एक आदमी गया तो पूरा मान लो ये पंचायत में लगभग 8-9 गाँव है, ठीक, 9 गाँव से एक घर से बच्चा चलिए जाता है लकड़ी उकड़ी लावे गया तो आधा जंगले साफ। हाँ, लॉकडाउन में तो जंगल के पहाड़ वो दिखता था। हम लोग के यहाँ जंगल का पहाड़ का जो होता है ना पत्थर, लॉकडाउन में घर से दिखता था, जो कि 2 किलोमीटर है हम लोग के यहाँ से, घर दिखता था पत्थर। बताओ, इतने लकड़ी कट गया था कुछ कहने का नहीं। सब जाता था, सब अधिकांश व्यक्ति जाते थे। तो ये बोला कि अगर उसको संरक्षित रखना है ना तो लाइसेंस दे देंगे, और जिसको लाइसेंस मिलेगा लकड़ी काटने का तो लकड़ी काटेगा नहीं, सूखा लकड़ी चुनेगा, मतलब जिससे कि पेड़ पौधे में ना तो कि झाड़ी वगैरह साफ कर देगा, अच्छा लगेगा देखने में। पेड़ पौधे पर देखो पत्ता वत्ता साफ कर देते तो अच्छा लगता है पेड़ पौधा देखने। सेम उसी तरीके से बोला, यानी चुनने उनने के लिए। अभी भी जंगल जाना मना नहीं है, लेकिन जंगल जाने के लिए आपके पास जंगल जाओ लेकिन सूखा लकड़ी है तो उसको चुन के लेगा। वर्गीकृत वन में क्या आएंगे? लकड़ी काटना या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वर्गीकृत में जब आएगा ना सर, उसमें लकड़ी काटना पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जैसे मन हुआ तैसे काटो, कोई कुछ बोले वाला ना है। तो ये चीज क्या है? गलत है। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं सर आपका वन के? कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा वर्गीकृत वन। आरक्षित वन में क्या होगा? जंगल में आपका पशु नहीं चरने दिया जाएगा, खेती करने नहीं दिया जाएगा। रक्षित वन में क्या होगा? लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को ही लकड़ी काटने दिया जाएगा। वर्गीकृत वन में क्या होगा? लकड़ी काटना, पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जिसको जो मन रहेगा करे, उससे कोई लेना देना नहीं। वो वर्गीकृत वन में आप देखो वन के प्रकार में आए सर, यानी घनत्व के आधार पर वन के प्रकार कितने हैं? अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियों एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन। अत्यंत सघन वन कितने हैं सर? आप देख सकते हैं 1.66%, सघन 3%, खुले वन 7.12%, झाड़ियां एवं अन्य वन 8.68%, मैंग्रोव वन 0.14%।
इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिखते चले जाना। हम थोड़ा अगर साइड होते हैं तो चीजें दिख जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट मार लेना उसका। ठीक है, जैव विविधता क्या है उसके बारे में समझते हैं, जैव विविधता के बारे में। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता की जैव विविधता कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव सभी शामिल होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, बड़े बड़े जीव सभी इसमें शामिल होते हैं। ये क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। क्या कहा जाएगा सर? जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक चीज समझते हैं, वन विनाश का कारण क्या होता है? स्थानांतरित कृषि, खनन कार्य, बड़ी विकास परियोजना, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, पशुचारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, अन्य विकास कार्य। अच्छा देखो, जंगल की अत्यधिक कटाई होगी तो क्या होगा? वन विनाश की तरफ जाएगा कि नाश की तरफ जाएगा? विनाश नाश से क्या होता है? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे प्रभावित कौन होंगे? हम ही लोग होंगे, क्योंकि उससे पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बिहार में जैव विविधता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संजय गांधी जैविक परियोजना। संजय गांधी जैविक परियोजना। ठीक है, चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध किससे है? भारत से। ठीक है, भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है? 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कितना है? वन का विस्तार है। ठीक, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, बुक में होगा, पूछ देगा। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। कितना प्रतिशत? 11.22%। 11.22% यानी प्रतिशत। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% 2011 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। मतलब 2011 नहीं, 2001 सॉरी, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है 20.55% है। 20.55% है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी देश में कम से कम 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। पर्यावरण को संतुलित अगर करना है तो किसी भी क्षेत्र में, जितना भी क्षेत्र है, लगभग 33% वन होना अति आवश्यक है। नहीं तो वो क्षेत्र क्या होगा? पर्यावरण दूषित हो जाएगा। जहाँ पर्यावरण दूषित होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होने भी लगता है। हाँ या ना? हाँ, चलो देखो, वन संरक्षण, वन एवं वन जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए वन संरक्षण आवश्यक होता है। वन संरक्षण सर, वन में जितने भी जीव जंतु है ना, उसकी वृद्धि वन संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। वही वन संरक्षण। वन जीवों के ह्रास के कारण क्या है? मतलब कि वो खत्म कैसे हो जाता है, समझिएगा। पहला, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण की समस्या, वन विनाश, आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार। आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार। मतलब कि सर ये बोलना क्या चाह रहा? बोलना ये चाह रहा है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण की समस्या, वन विनाश, आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार, ये सब किसके? वन जीवों के ह्रास के कारण है। आप देखो, जंगल में बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारे हैं जिस पर कि बहुत सारे डिपेंड, जैसे कि बंदर हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सकता है जो भी जंगल में रहने वाले हैं, शेर हो गया, एक्सेट्रा। शेर डिपेंड है वहाँ के छोटे छोटे पक्षी पर, छोटे छोटे जानवर पर। वो डिपेंड है वहाँ के घास, पौधे, फूल, पत्ती पर। मान लेते बंदर
जंगल में घास पर डिपेंड है, पत्ता पर डिपेंड है, वहाँ के फल पर डिपेंड है, और वहीं के फल व्यक्ति जाके की करे, सॉरी गाछे वो फला वाला काट देता, आदमी कहाँ रहे, वो बंदर कहाँ की करेगा बता, उसमें क्या होगा, उसका नाश ही होगा ना। जंगल में हाथी है तो पानी पीने वाला जगह है बना हुआ है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जाते हैं कोई पानी पीने वाला जगह की करेंगे, छेद करके पूरा पानी बहा देते हैं, उससे क्या होगा, हाथी प्यासा रह जाएगा। दूसरी बात, जंगल गए, देखें घोंसला बना हुआ चिड़िया का, हम लोग अपने मौज मस्ती स्वास्थ्य के लिए खेलने उल के लिए उसको की करते हैं सॉरी, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, नहीं देखते कि घर में देखते हैं पक्षी उक्षी पूरा घोंसला बना रखा है, उसको हम हटा देते, फेंक देते, कितना महीने से घोंसला बनाया होगा, उसका वो क्या हो गया, हाश हो गया। क्या हो गया, हाश हो गया। देखिए अगला, देखिए कुछ यहाँ पे, कैंसर रोग के उपचार के हिमालयन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ ऐसे ही, कैंसर रोग के उपचार में हिमालयन यव नामक पौधे उपयोगी हैं। कैंसर रोग के लिए उपचार मतलब कि दवाई, इलाज, हिमालयन यव नामक पौधे क्या है, उपयोगी है। हिमालयन यव नामक पौधा है, वो कैंसर रोग के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो हुआ था ना सर, उत्तराखंड में हुआ था, वो पर्वतीय क्षेत्र जिला टेहरी गढ़वाल में वन को काटने से बचाने के लिए जनजाति द्वारा पेड़ से चिपक कर चलाया गया आंदोलन चिपको आंदोलन कहा गया। कि बोला जानते हो कि अगर तुम पेड़ काटोगे ना तो उससे पहले तुमको हमको काटना होगा, तुम धरा धर काट दिया जमीनों के, नहीं पेड़ नहीं छोड़ा, काटे पेड़ भी काट लिया। तो मतलब कि एक व्यक्ति पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ में छिपक जाता है, हम लोग ऐसा व्यक्ति हैं, हम लोग की बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जाके पेड़ को फटाक से निकाल देते। जो चिपको आंदोलन आया सर, ये वन रक्षा के लिए आया था। किसके लिए आया था, वन रक्षा, यानी पेड़ पौधे, पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना, पर्यावरण दूषित होने से बचाना। कौन था, चिपको आंदोलन। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा था। कौन था इसका नेता, सुंदरलाल बहुगुणा था। लुप्त होने वाली पशु पक्षी एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख एवं डोडो है। मतलब नहीं देखता, बहुत सारे ऐसे जो जीव है ना सर, अब लुप्त हो गया है धीरे धीरे। देखो हमारे यहाँ ना कौवा दिखना बंद हो गया, पहले बड़ी के करता था, कौवे बंद हो गया। आप कोयल की आवाज सुनना बंद कर दिए होंगे। ऐसे पहले घर से सुबह अगर उठते होंगे घर में, देखते हुए कोयल कै कूं जैसे मधुर आवाज बोल रहे, अब वो बोलना बंद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सब लुप्त हो गए। क्या हो गए, लुप्त हो गए। और धीरे धीरे लगता है कि मानव जाति भी लुप्त हो जाएगा। संकटग्रस्त पशु कौन है, पक्षी, काला हिरन, संगाई, ये सब क्या है, संकटग्रस्त पक्षी, आने वाले दिनों में लुप्त हो सकता है। ठीक है, भारत से ना चीता लुप्त हो गया था, तो मोदी सरकार चीता ले आए भारत। एगो शायद 3-4 गो चीता लाया, जिसमें 2 गो मेल था, 2 गो फीमेल था, उससे रिजर्वेशन करके आगे बढ़ सकता है चीता का प्रजाति, हाँ या ना। चलो ठीक है, अब चलेंगे वन प्राणी के संरक्षण हेतु किए गए कार्य के उपाय की तरफ। ठीक है।